जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 12 मैथ्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन से होगा, यानी कि त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति से होगा। और यह जो आप गैस पेपर देख रहे हैं, ये आपका टारगेट गैस पेपर है, जिसको हम लोग हिट गैस पेपर भी कहते हैं। यह बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बड़ी स्पेशल गैस पेपर है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ बेसिक बातों को समझेंगे, तब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसमें बेसिक बातें हम लोग सबसे पहले समझते हैं। इसमें बेसिक बात में सबसे पहली बात ये है कि आप लोग 3 डायमेंशन में जान रहे हैं कि यह आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस होता है। और इसमें कोई भी पॉइंट आपका अगर दिया रहे ए बी सी, है ना, तो यह पॉइंट का सबसे पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर जानते हैं। तो पोजीशन वेक्टर हम लोग ओ पी इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए आई यूनिट वेक्टर, बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर। अब इसमें एक चीज़ आता है आपका डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो जिसको हम लोग दिक अनुपात भी कहते हैं, जिसको हम लोग दिक अनुपात भी कहते हैं हिंदी में। तो ये डायरेक्शन रेशियो हमको कहाँ मिलता है, यही ए बी सी जो होता है आपका डायरेक्शन रेशियो होता है। ए बी सी जो होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। अब डायरेक्शन रेशियो में एक चीज़ ध्यान रखने वाली जो बात है आपका, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट आपका 1, 3 और यह 6 दिया गया है। तो 1, 3, 6 जो है आपका डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात जो है इसका 1, 3 और 6 ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1, 2 और 3 दिया गया है तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो जो है 1, 2 और 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मान लीजिए 2, 4 और 6 दिया गया है कोई पॉइंट, इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग 2, 4 और 6 नहीं लिखेंगे। इसका जो सबसे मिनिमम रेशियो होता है उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 2 इसमें कॉमन है, 2 से अगर हम सबको भाग दे दें तो क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है और यह 2 हो जाता है और यह आपका 3 हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यह 2, 4, 6 का भी डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएगा आपका 1, 3 और 6 ही हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि कोई पॉइंट आपका 2 दिया गया है, 6 दिया गया है और 12 दिया गया है, इस पॉइंट का जो है कहा जाए कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो में हम क्या सोच रहे हैं कि देख रहे हैं क्या कि 2 जो है इसमें कॉमन है। तो 2 कॉमन है, 2, 6 और 12, इसमें सभी में हम 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका 1 हो जाता है, 3 हो जाता है और ये 6 हो जाता है। तो 1, 3, 6 जो है इसके लिए मान लिया जाए ओरिजिन से लेकर ये हमारा वेक्टर है इस तरह से, तो इस पॉइंट के लिए डायरेक्शन रेशियो हमारा ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे 4 है, 8 है और 12 है, इस तरह से है आपका कोई पॉइंट दिया हुआ, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग 1 और 2 और क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, चूँकि 4 से सबको हम डिवाइड कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह से अगर 2 पॉइंट हैं आपका, 2 पॉइंट है, ए है A1 B1 C1 और A2 B2 और C2, इसका डायरेक्शन रेशियो, तो इसका डायरेक्शन रेशियो में सबसे इस पॉइंट का हम लोग वेक्टर के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं A2 माइनस A1, B2 माइनस B1 और C2 माइनस C1। तो ये हमारा जो है इसका जो डिफरेंस आएगा तो यही इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और इसको जो है हम लोग हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ जितने भी डायरेक्शन रेशियो आपको दिए गए हैं सभी को हम लोग और 1.000 को कंसीडर किए हुए हैं, 000 को कंसीडर किए हैं, ओरिजिन से हम लोग इसको कंसीडर किए हैं, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये।
तो इस तरह से हम लोग कंसीडर किए हुए हैं, तब इसका जो है डायरेक्शन रेशियो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ समझ लेना है कि हमारा जो है डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है आपका डायरेक्शन रेशियो का ही निकलता है। जैसे ABC आपका डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, तो A बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और C बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, है ना। तो ये जो होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है। इसको हम लोग कॉस अल्फा कहते हैं, इसको हम लोग कॉस बीटा कहते हैं, और इसको हम लोग कॉस गामा कहते हैं। ये अल्फा बीटा और गामा जो होता है, अल्फा बीटा और गामा, यह अल्फा जो होता है एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला कोण होता है, बीटा जो होता है यह वाई एक्सिस के साथ बनने वाला कोण होता है, यह गामा जो होता है यह आपका जेड एक्सिस के साथ बनने वाला कोण होता है। तो याद रखिएगा इसको। और इसी को शॉर्ट में कॉस अल्फा को हम लोग एल लिखते हैं, कॉस बीटा को हम लोग एम लिखते हैं, और कॉस गामा को हम लोग एन लिखते हैं। क्लियर है। एल एम एन, और एल एम एन में एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू हमेशा 1 होता है। इसको याद रखिए, यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको मदद करेगा। अब क्या है कि अगर मान लिया जाए कि दो डायरेक्शन रेशियो आपका दिया गया है A1 B1 C1, एक लाइन है आपका जिसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, और एक लाइन है आपका जिसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 आपका C2 दिया गया है। दो लाइन है। अब ये दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो इसको हम लोग A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 लिखते हैं। अब यदि इसी दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन भी अगर दिया रहे, याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइन भी अगर दिया रहे L2 M2 N2, तो डायरेक्शन कोसाइन को भी हम इसी तरह से यूज कर सकते हैं। L1 बाय L2 इक्वल टू M1 बाय M2 इक्वल टू और N1 बाय N2। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों लाइन अगर आपका परपेंडिकुलर हो तो हम क्या लिखेंगे, L1 L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद ये A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 जो भी है आपका 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉस जो है 90 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। इसका मतलब हो गया कि अगर हमको इस दोनों के बीच का एंगल नहीं है पता और कहता है कि एंगल पता कीजिए, तो हम लोग कहेंगे कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 लिखेंगे। या नहीं तो यह आपका डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं A1 A2 प्लस A B1 B2 प्लस B माफ करेंगे A1 A2 B1 B2 और ये C1 C2 बाय ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर और उसके बाद A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन है तब तो इतना ही होगा कॉस थीटा बराबर। अगर डायरेक्शन रेशियो आपका दिया गया है तो वहाँ पे इस सब से भाग लग जाता है, तब हम इसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखेंगे और ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बेहद ही मदद करेगा इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर का जो प्रॉब्लम है आपका क्या कह रहा है, जेड अक्ष की दिक् को ज्या निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोल रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोल रहा है किसका, जेड एक्स का। तो ये जेड एक्स हो गया। जेड एक्स पर कोई भी पॉइंट जब होता है तो 0 0 1 होता है।
तो सबसे पहले 0 0 1 तो इसका क्या हो गया भाई, डायरेक्शन रेशियो हो गया। क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन में अगर बदलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन में बदलते हैं, तो 0 को हम किसी से भी भाग दें, √0² प्लस 0² प्लस 1², फिर 0 को हम भाग दें √0² प्लस 0² प्लस 1², अब फिर 1 को हम भाग दें √0² प्लस 0² प्लस 1²। तो भैया बात बराबर ही है, 0 0 1 ही आने वाला है इसको सॉल्व करने के बाद। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 0 0 1। देखिए सी में हमारा 0 0 1 देखने को मिल रहा है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है आपका कह रहा है कि दो सरल रेखाओं का दिक् अनुपात, ध्यान दीजिएगा, दिक् अनुपात दिया गया है, दोनों सरल रेखा परस्पर लंब है। तो भैया ये लंब है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, हमने अभी बताया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जो हो जाएगा यह आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब ढूंढ लेते हैं ये चीज़ कहाँ है, तो ये हमारा A में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा देखिए क्या दिया गया है कि यदि किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात ABC हो, तो दिक् अनुपात कह रहा है ABC हो, तो उसकी दिक् कोज्याएं क्या होगी। तो दिक् कोज्याएं अभी तुरंत पढ़े हैं, A/√A² प्लस B² प्लस C², फिर B बाय क्या लिखेंगे, √A² प्लस B² प्लस C², अब फिर उसके बाद √A² प्लस B² प्लस C²। अब देखिए ये जो √A² प्लस B² प्लस C² है, इसी को सिग्मा A² भी हम लोग रूट के अंदर में लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहाँ चूँकि तीनों में जो है सेम ही होता है, तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है सिग्मा A², A बाय सिग्मा A², B बाय सिग्मा A², C बाय सिग्मा A², तो इसका मतलब जो हुआ कि सिग्मा A² प्लस B² प्लस C² ये लिखा गया है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है, इसमें A² दे दिया, इसमें B² दे दिया, इसमें C² दे दिया, तो यह भी आपका डाउटफुल है। एक्चुअल में आंसर आपका ये होता है √A² प्लस B² प्लस C²। अब इसको आप ऐसे लिखते हैं, जब इसको आप ऐसे लिखते हैं तो इसको भी आप ऐसे ही लिखिएगा। इसको क्यों आप सिग्मा B का स्क्वायर लिखेंगे, इसको क्यों आप सिग्मा C का स्क्वायर लिखेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, समझ गए। तो यहाँ पर अपने विवेक को यूज कीजिएगा और जो सूटेबल होगा आंसर उसी का जवाब दीजिएगा। एक्चुअल में इसका सही आंसर आपका ये होता है, अगर आपको पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आपका आता है ये 4। तो 4 नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है एक सरल रेखा अल्फा बीटा गामा से गुजरती है, तो इसकी दिक् कोज्याएं LMN है, दिक् कोज्याएं है ना LMN है। तो इस सरल रेखा का समीकरण, तो ये जो लाइन है आपका अल्फा बीटा और गामा से होकर गुजरती है, तो इसकी दिक् कोज्याएं कहने का मतलब x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो यह एंगल बनाता है वो दिया गया है, उसका कोसाइन दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो है L और M और N दिया गया। तो इस स्थिति में हम लोग जानते ही हैं कि x माइनस अल्फ़ा बाय L लिखेंगे, y माइनस बीटा बाय M लिखेंगे और z माइनस गामा बाय N लिखेंगे। नीचे में जो है डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो दोनों ही आ सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इस चीज़ को हम लोग कहाँ देख रहे हैं कि B में हम देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं इसको, B में देख रहे हैं। तो ये आपका B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देख रहे हैं, दो सरल रेखाओं का दिक् अनुपात इतना और इतना है, अनुपात दिया हो गया है, रेखाएं एक दूसरे पर दिक् समांतर होगी। अब क्या होता है कि ये दोनों समांतर होगी, तो अभी हमने तुरंत चर्चा किया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती है तो L1/L2 M1/M2 इक्वल टू N1/N2 होता है। तो यहाँ पर हम ढूंढ लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में L1/L2 यानी कि L/L1 M/M1, चूँकि यहाँ L M N दिया गया है, यहाँ L1 M1 N1 दिया गया है, तो इसका सही आंसर जो है आपका B हो जाएगा, है ना। 5 का सही आंसर B हो जाएगा। उसके बाद 6 को देखते हैं। तो 6 में हम क्या देख रहे हैं कि यदि कोई रेखा धनात्मक नियामक अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो यही देखिए हमने चर्चा किया था शुरू में ही, अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है, तो क्या होता है कि यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा जो होता है इसका डायरेक्शन कोसाइन होता है, और इस डायरेक्शन कोसाइन में नियम होता है क्या, L² प्लस M² प्लस N² को हम 1 लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग को यहाँ पर क्या मिलता है। तो हम लिख सकते हैं L² प्लस M² प्लस N² को 1 लिख सकते हैं। L² का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, M² का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, और N² का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको जो है माइनस कॉमन लेकर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा और माइनस कॉमन ले लिए, ये 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 आपका राइट साइड में भेज दीजिए, तो ये -2 हो जाएगा। ये माइनस आपका कट गया, तो क्या आपको बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो ये हमको कहाँ मिल रहा है, सी में मिल रहा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक्स एक्सिस की दिक् को ज्याएं, तो याद रखिए भैया एक्स एक्सिस पर अगर कोई लाइन हो तो इसका कोऑर्डिनेट जो होता है A00 होता है ना, A00 होता है। तो इसका जो दिक् को ज्याएं जो हो जाएगी, तो हालांकि कोई भी पॉइंट A00 होता है, अब पूछ रहा है क्या कि दिक् को ज्या क्या हो जाएगी, तो ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे 100 लिख सकते हैं। अब इसको जो है दिक् को ज्या बनाने के लिए हम अभी तुरंत देखिए पहला नंबर में ही डिस्कस किए थे यहाँ पर, है कि नहीं, दिक् को ज्या के लिए। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं तो वही चीज़ हमको मिलता है, तो इसलिए हम इसका दिक् को ज्या जो लिखेंगे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि LMN एक सरल रेखा की दिक् को ज्याएं हैं, तो हमारा L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 होता है ना। इसको हमने शुरू में ही आपको डिस्कस किया था, आप इस रफ कॉपी में देख सकते हैं, शुरू के रफ को देख सकते हैं जिसको हमने शुरू करने से पहले आपको समझाया था। यही L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 आपका होता है। इसके बाद देख लीजिए कि 9 नंबर में क्या कह रहा है कि 9 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान बात है, ये बहुत आसान है। 4 - 1 तो 4 - 1 का स्क्वायर, अब फिर उसके बाद 3 - -1 तो 3 - -1 प्लस 1 हो जाएगा। 7 - -5 तो 7 - -5 तो 7 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 3 का स्क्वायर होता है, ये आपका 4 का स्क्वायर होता है, यह 7 - 5 = 12 का स्क्वायर होता है। ये आपका 3 × 3 = 9 हो गया, 4 × 4 = 16 हो गया, 12 × 4 = 44 हो गया,
है ना। 144 जोड़ 25 जो है आपका कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 1 1 6 9 का वर्गमूल यानी कि 13 हो गया। तो देख लेते हैं कि 13 हमारा कहाँ है, तो 13 हमको मिल रहा है यहाँ सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात, देखिए दिक् अनुपात 1 3 और 5 दिया गया है, तो रेखा की दिक् कोज्या क्या होगी। तो 1 को डिवाइड कर दीजिए √1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर 3 को डिवाइड कर दीजिए √1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। उसी तरह से 5 को आप डिवाइड कर दीजिए, इसी चीज़ से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 1 होता है, 3 3 9 होता है और 5 25 होता है। ये आपका √अंडर कितना हो गया, 35 हो गया। कहने का मतलब 1/√35 हो जाएगा, 3/√35 हो जाएगा, 5/√35 हो जाएगा, 5/√35 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको कहाँ मिल रहा है देखने को, ये चीज़ हमको ए में देखने को मिल रहा है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है कि एक सरल रेखा 2 -1 3 से गुजरती है और इसका दिक् अनुपात, ये रेखा जो है किससे गुजरती है, 2 -1 और 3 से गुजरती है, और इसका दिक् अनुपात जो है 3 -1 और 2 है आपका, क्या है 3 -1 और 2 है आपका। तो फिर इसके बाद जो है क्या पूछता है कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दिक् अनुपात जो है नीचे चले आता है आपका, देखिए ये 2 है तो x - 2/3 लिखेंगे, y -1 बाय क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, z -3 क्या लिखेंगे आपका 2 लिखेंगे, और ये ही x - 2/3 हो जाएगा, y +1 बाय -1 हो जाएगा, और यहाँ पर z -3 ये आपका 2 हो जाएगा। ये चीज़ हमको कहाँ मिल रहा है, बी में देखने को मिल रहा है। बी को देख लीजिए ध्यान से, है ना, बी में हमारा सही आंसर मिल रहा है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है कि ये दोनों रेखा जो हैं समांतर होगी। तो समांतर तभी होगी भैया जबकि L बटे, ये जो नीचे में आप देख रहे हैं ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है, ये भी आपका डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो बराबर हो, यानी कि L/2 बराबर आपका M/3 बराबर आपका N/6 हो, N/6 हो। लेकिन ये तीनों बराबर है, ऐसा करते हैं कि तीनों को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। इसके जो है कंडीशन में, इसके इक्वलिटी में किसी तरह का अंतर नहीं होता है। ये आपका 3 बार में कट गया, ये आपका 2 बार में कट गया, ये आपका कट के 1 हो गया। तो भैया 3L = 2M = N आपको मिलता है। अब हमको ये नहीं मिला, ये चीज़ नहीं मिला, तो देखते हैं ये चीज़ मिलता है कि नहीं। ये चीज़ हमको देखिए बी में मिल जाता है, 3L = 2M = N, समझ गए। तो यही आंसर हो जाएगा, हो सकता। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या कह रहा है कि बिंदु 0 -1 और 3, ये 0 -1 और 3 एक पॉइंट है आपका, और इस पॉइंट से तल 2x + y - 2z + 1 = 0। तो ये कोई मान लीजिए कि प्लेन आपका दिया गया है ना, ये प्लेन है, और इस प्लेन से इस पॉइंट की दूरी आपको निकालना है। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला ही आता है, यह जो डिस्टेंस होता है आपका d, है ना, इसको हम लोग ax1 + by1 + cz1 + d को मॉड में रखेंगे, और रूट के अंदर में हम लोग a² + b² + c² हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर यह इक्वेशन में हम लोग इस पॉइंट का वैल्यू रख देंगे, जिसमें इस इक्वेशन, ये जो आपका फॉर्मूला बना हुआ है जनरल इक्वेशन ax + by + cz + d = 0, और ये पॉइंट x1 y1 और z1 यहाँ पर।
तो x1 y1 z1 के जगह पर हमको ये रख देना है और ax प्लस बी वाई प्लस सी देख रहे हैं अब प्लस डी को मॉड में रखते हुए, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, a के जगह पर 2x है तो 2 इंटू आपका 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 इंटू वाई है तो 1 इंटू वाई के जगह पर आपका -1 हो जाता है। इसके बाद c है और ये c के जगह पर आप देख रहे हैं -2 है तो -2 यहाँ पे रखिए, है ना, और z1 के जगह पर आपका 3 है, अब प्लस आपका d कहने का मतलब 1 हो जाता है। अब बाय इसको आप क्या करेंगे, मॉड में रखेंगे, किस में रखेंगे, मॉड में रखेंगे, और रूट के अंदर जो है आपका a स्क्वायर कहने का मतलब कि यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाद +1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर उसके बाद +-2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, यह d इक्वल टू आपका हो गया 2 इंटू 0 0 -1 हो गया, और ये 3 2 जा 6 यानी कि -6 हो जाता है, और यहाँ पर आपका +1। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 1 1 आपका कैंसिल, इसका वैल्यू हो गया आपका 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, ये 1 1 कैंसिल हो गया। -6 है तो -6 चूँकि मॉड में है तो मॉड में -6 तो ये आपका +6 हो जाएगा। अब बाय यह रूट आपका 9, रूट 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 3 2 जा 6, यानी कि इसका आंसर जो है आपका 2 आ जाता है, और ये 2 जो है हमको देखने को मिलता है किसमें, डी में मिलता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ डाउटफुल है यह क्वेश्चन, जैसे कि आपका यहाँ पर 3x + 4y + 5z - 6 = 0 दिया गया है, और इसमें कह रहा है कि अभिलंब का दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो निकालना है इसके अभिलंब का। तो अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो देखिए कहाँ से मिलता है, आपको यही चीज़ मिलता है, 3 4 5 हो जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियो इसके नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 3 4 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हमको कहीं भी 3 4 5 नहीं मिल रहा है, और इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो हम लोग इसको डी में सही लगा देंगे, जबकि यहाँ जो आंसर दिया गया है ए जो कि पूरी तरह से गलत है। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका जो है 15 नंबर, एक समतल के अभिलंब की दिक् कोज्याएं आपको निकालनी है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है आपका, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये आपका अगर 2x -3y - 6z - 3 = 0 दिया गया है, तो इसके नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो है 2 - 3 और -6 हो जाएगा। अब इस सभी को जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 होता है आपका। तो 36 + 4 40, 40 + 9 49, तो ये 7, तो ये 2/7 -3/7 और -6/7, यही आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम ये चीज़ कहाँ देख रहे हैं, ए में देख रहे हैं, 2/7 -3/7 -6/7। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का जो वाई एक्सिस का दिक् कोज्या जो होती है, तो वाई एक्सिस देख रहे हैं ये हो जाएगा, चूँकि एक्स एक्सिस का आप निकाल चुके हैं, जेड एक्सिस का पिछले क्वेश्चन में ही हम आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 1 और 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा। तो यहाँ दिक् अनुपात निकालना है, तो इसका जो है डिफरेंस, इसका डिफरेंस जो है इसी का दिक् अनुपात हो जाएगा। तो कहाँ पे है इसका डिफरेंस, ये है हमारा डिफरेंस, ये x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1,
जिसको हम लोग शुरू में भी चर्चा किए थे आप लोगों के सामने। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में जो है 4x + 3y - z + 1 = 0 पर लंब तल का समीकरण निकालिए। तो ये चूँकि MCQ है, लंब तल का समीकरण निकालने में अगर प्रोसेस में चलते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो भी x का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 18 में डायरेक्शन रेशियो 4, 3 और -1 मिल रहा है। अब पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसका डायरेक्शन रेशियो देखिए 1 - 5 - 11 है। तो 1 - 5 और -11 है। क्या है भैया? 1 - 5 और -11 है। इस दोनों को हम जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 × 1 करके देखते हैं तो 4 होता है। 5 × 3 तो -5 दिया 15 होता है। अब -11 × -1 तो +11 होता है। इसका जो है टोटल सम 0 के बराबर हो जाए। अगर 0 के बराबर हो जाए तो वही इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप अगर जो 1 - 1 - 1 ये जो बी नंबर का जिसका डायरेक्शन रेशियो जो है 1 - 1 - 1, बात समझ रहे हैं, x का गुणक 1 है, y का गुणक -1 है, z का गुणक -1 है। यानी कि 1 - 1 - 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप, 4, 3 - 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि x कंपोनेंट को लेते हैं, फिर उसके बाद y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 के बराबर नहीं आता है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि यह जो है भैया परपेंडिकुलर नहीं है, यह भी आपका परपेंडिकुलर नहीं होगा। चूँकि ये हमको मिल ही गया है परपेंडिकुलर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका आंसर आपका 6/√29 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए, ये जो मूल बिंदु है से तल की दूरी निकालना है। तो कोई भी मूल बिंदु है तो इसका निर्देशांक आपका 0, 0 होता है। और एक तल है आपका, ये तल आपका 2x - 3y + 4z = 6 दिया गया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2x - 3y + 4z और -6 = 0, ये लिख सकते हैं। अब देखिए मूल बिंदु कहने का मतलब ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये मॉड ऑफ, यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म आता है d, मॉड ऑफ d बाय ये आपका √A² + B² + C²। ये d आपका क्या है, ये कांस्टेंट टर्म आपका d है। तो यहाँ पर -6 हो गया कांस्टेंट टर्म, और ये a का जो वैल्यू है आपका यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से जो है आपका 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये 6 हो जाएगा। मॉड कहने का मतलब क्या हो गया आपका, मॉड में रखें तो माइनस में भी है तो प्लस में हो जाएगा। अब बाय 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो 4 + 9 अब +16, तो ये आपका हो जाएगा √29 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में कहता है कि यदि तल AX BY + CZ + D = 0 के समांतर रेखा इतना हो तो, अब देखिए ये समांतर रेखा है, तो यहाँ पर ABC जो होता है इस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, और 3, 4, 6 जो होता है इस लाइन का पैरेलल का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो देखिए ये लाइन के पैरेलल का डायरेक्शन रेशियो 3, 4 और 6 हो गया। जो तल आपका दिया गया है ये तल इसके समांतर है, तो इसका नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो ABC हो जाएगा। तो यह डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि 3 × A 3A, B × 4 यानी कि 4B, 6 × C यानी कि 6C = 0 आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ हमको कहाँ पे मिल रहा है, C में देखने को मिल रहा है। तो 21 में हमको क्या दिख रहा है
कि पॉइंट आपका दिया गया है 2, -3 और -1। इस पॉइंट से एक प्लेन है आपका जो कि आपका 2x - 3y + 6z + 7 = 0 है। तो यह जो प्लेन है आपका, इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला ही होता है जिसको आप हमेशा याद रखिए कि यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है निकालने के लिए क्या करेंगे, x y z के जगह पर 2 - 3 - 1 रख देंगे। तो 2 × 2 हो गया, -3 × y के जगह पर -3 रख दिए, फिर +6 × z के जगह पर -1 रख दिए, +7। तो इसको मॉड में रखना है भैया, इसको क्या रखना है, मॉड में रखना है। और नीचे वाला में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो नॉर्मल है, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो है, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यह आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 जा आपका यह 4 हो जाता है, 3 3 जा 9 हो जाता है, और -6 + 7 ये मॉड में रहेगा, और नीचे में आपका 4 + 9 + 36 हो जाता है। तो यहाँ पर 9 में 6 को माइनस करेंगे 3, 4 + 3 7, 7 7 14 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, जिसको घटाने के बाद हमको 2 मिलता है। तो 2 इसका सही आंसर हो जाता है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जो है ये हमारा सी सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका दिया गया है कि नियामक अक्षों के रेखाओं के साथ बराबर झुकी हुई सरल रेखा की दिक् को ज्याए। तो अब क्या है कि अब ये कोई लाइन है, और यह जो है तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा बराबर बीटा इक्वल टू गामा, यानी कि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। और इससे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा, अगर कोई पॉइंट x y z है आपका। तो हम लोग जान रहे हैं कि कॉस अल्फ़ा जो होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है, जो कि x/√x² + y² + z का स्क्वायर होता है। तो x/√x² + x² + x² हो जाएगा, यानी कि x/√3x हो जाएगा। यहाँ x कट जाता है, 1/√3 आता है। यह क्या आ जाता है, ये आपका 1/√3, यानी कि L का भी वैल्यू 1/√3 आ जाएगा, M का भी वैल्यू 1/√3 आ जाएगा, और N का भी वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है इसका 1/√3, 1/√3, और यह आपका 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग किस में देख रहे हैं, ये D में हमारा सही आंसर मिल रहा है। और इस तरह का प्रॉब्लम जो है मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे सीरियली, सारे वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये किस तरह से बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस अल्फ़ा है बाय x लिखे हैं, यहाँ पर नीचे में x² + y² + z² आएगा, फिर y के नीचे में भी यही आएगा, x² + y² + z², फिर z के नीचे में भी यही आएगा, x² + y² + z², रूट के अंदर ये सब तो कट ही जाएगा, और इसके चलते हैं हमारा x = y = z हो जाता है, अगर आपका तीनों एंगल बराबर होता है। जब तीनों बराबर हो गया तो उसके हिसाब से आप ये तो समझ ही हो गए होंगे कि किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में हम क्या देख रहे हैं कि तल इतना के समांतर तल का समीकरण, यानी कि एक प्लेन का इक्वेशन लेना है जो कि इस प्लेन के पैरेलल हो। तो याद रखिए कि शुरू का जो 3 है आपका 2x + 3y - 4z, ये तो मिलना चाहिए, और यहाँ कांस्टेंट कुछ भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिए 2x है ना, अब +3y - 4z +8 = 0 है। तो इस लाइन, इस प्लेन के पैरेलल दूसरा प्लेन भी
2x प्लस 3y माइनस 4z तो होगा ही, और यहाँ पर आपका कांस्टेंट के जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि इससे मिलने वाला 2x प्लस 3y माइनस 4z तो है, और यहाँ प्लस 15 है। अब फिर यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 4z तो है, प्लस k है। तो k इसका ज़्यादा सूटेबल है ना। k क्यों सूटेबल है, यहाँ पर नियम ही है कि हम कुछ भी टर्म रख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 15 ही रखें। तो हालांकि यह भी आंसर तो होगा ही, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सूटेबल हमारा c है, इसीलिए हम लोग c को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में आपको क्या करना है कि यह पॉइंट दिया गया है और यह प्लेन दिया गया है, तो इसमें भी आपको डिस्टेंस ही निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जान रहे हैं d इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर x y z के जगह पर 1 2 3 को पुट कर देंगे, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, और ये 3 आपका लेफ्ट साइड में आएगा तो -3 हो जाएगा। इसको मॉड में रखना है। अब फिर उसके बाद जो x का कोफिशिएंट यानी x का गुणक, y का गुणक और z का गुणक है, इसको लेकर हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 3 कट गया, तो ये आपका 3 हो गया। उसके बाद यहाँ नीचे में √3 आता है आपका, तो ये आपका √3 हो जाएगा। यानी कि यह जो डिस्टेंस हो जाएगा PQ आपका, जो कि √3 हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है हमको बी में देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया होगा 24 नंबर। 25 जो है आपका देख लीजिए, ये क्या दिया गया है, बिंदु इतना से x अक्ष की दूरी। तो इस बिंदु से कहने का मतलब 3 4 और 5 ये पॉइंट दिया गया है, 3 4 और 5। यहाँ पर 3 यूनिट जो है आपका x एक्सिस में होता है, उसके बाद जो है 4 यूनिट आपका y एक्सिस में होता है, और z यूनिट जो होता है आपका, z यूनिट में 5 होता है। अब देखिए ये 5 और ये 4, ये दोनों के बीच भी एंगल 90 डिग्री का ही है, और x से इसकी दूरी हमको निकालनी है, तो ये दूरी हो जाएगी। यहाँ पर आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, और इस दूरी को निकालने के लिए, मान लीजिए PQ को निकालने के लिए, चूँकि राइट एंगल ट्रेंगल है, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिखेंगे, जो कि 25 प्लस 16 होता है आपका, जो कि आपका हो जाएगा 41, √41 हो जाएगा। तो यहाँ पर √41 जो है हमको C में मिल रहा है, तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में हमारा कह रहा है कि मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से इसकी दूरी, तो ये चीज़ तो आप लोग पढ़े ही होंगे। इसकी दूरी निकालने के लिए -3 का स्क्वायर कर दीजिए, ओरिजिन से अगर निकालना होता है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 9 + 16 + 25 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 50। 50 को हम लोग 5 रूट 25 दूना 50, 5√2 लिख सकते हैं। तो ये 5√2 हमको बी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 में किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो 1 3 और 5 है, तो इसकी दिक् कोज्या निकालें। तो दिक् कोज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर निकालेंगे। तो ये आपका हो गया 1 + 9 + 25 हो गया, तो ये आपका √35 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इस 1 को √35 से डिवाइड कर दीजिए, इस 3 को भी आप √35 से डिवाइड कर दीजिए, और यह 5 को भी आप √35 से डिवाइड कर दीजिए। तो यही L निकल गया, M निकल गया, और ये आपका N निकल गया। इसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दो सरल रेखा की दिक् कोज्या जो है डायरेक्शन कोसाइन आपका दिया गया है, तो उसके बीच का कोण निकालना है ना, कोण की कोज्या निकालनी है, यानी कि cos थीटा निकालना है, जो कि L1 × L2 होता है,
प्लस m1 इंटू m2 होता है प्लस n1 इंटू n2 होता है। इसी फॉर्मूले से हम लोग दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद यही चीज़ हमारा कहाँ देखने को मिल रहा है, ये सी में देखने को मिल रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि दो सरल रेखाओं का दिक् अनुपात इतना है, रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो लंब जब होती हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, लंब कहने का मतलब थीटा इक्वल टू 0, 90 डिग्री हो गया। अब कॉस के जगह पर 90 डिग्री आप इसमें रखते हैं, कॉस 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यानी कि इसका प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर हो जाए तो यह आपका परपेंडिकुलर होता है। तो देख लेते हैं कि कहाँ पर इस तरह का सिचुएशन बन रहा है। तो डी में इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, एल एल डैश, एल एल डैश, एम और एम डैश, एम इंटू एम डैश, एन इंटू एन डैश इक्वल टू 0 है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग देखते हैं कि 30 में ये क्या कह रहा है कि यह जो प्लेन है पर अभिलंब का दिक् अनुपात, भैया दिक् अनुपात जो होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है 7, y का जो कोफिशिएंट है यहाँ 4 और z का जो कोफिशिएंट यानी गुणक है -2, यही इसका दिक् अनुपात होता है। यानी कि 7 4 -2, 7 4 -2 हमको यहाँ a में मिलता है, तो a हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या कहता है कि बिंदु इतना से तल इतना पर लंब की लंबाई निकालिए। तो लंब की लंबाई निकालने के लिए एकलौता सा सूत्र है आपका, d को निकालना है। तो भैया इस पॉइंट का मान इसमें आप रख दीजिए। तो 2 इंटू कितना हो गया, 0 हो गया। फिर उसके बाद y इंटू -1 तो -1 होता है। अब -2z इंटू 3 तो -6 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद +1 हो जाता है आपका, तो इसको मॉड में रखना है। और उसके बाद जो है इसका जो भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो जाता है, यानी x का गुणक यहाँ 2 का स्क्वायर, y का गुणक यहाँ 1 का स्क्वायर और z का गुणक यहाँ पर -2 का स्क्वायर का वर्गमूल ले लीजिए। तो यहाँ पर 0 हो गया, -1 हो गया, ये -6 हो गया, ये +1 हो गया। मॉड में है यहाँ पर 2 2 दूना 4, 1 5, 5 4 9, √9 हो जाएगा। ये 1 1 आपका कैंसिल हो गया। चूँकि मॉड में है -6 जब बाहर हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। और यह √9 जो होता है 3 होता है, 3 2 जा 6 यानी 2 हो जाएगा। तो 2 हमको मिलता है, डी में मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। अब देखिए इस दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और इसको रूट के अंदर रख दीजिए। इसमें क्या कीजिए, 4 माइनस 1 कीजिए, तो 4 माइनस 1 कर दिए। अब फिर उसके बाद 3 माइनस -1 कीजिए, तो 3 माइनस -1 प्लस 1 हो जाएगा। अब फिर 7 माइनस -5 कीजिए, तो 7 प्लस 5 हो जाएगा। यानी कि यह जो हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 7 प्लस 5 तो 12 का स्क्वायर जो होता है बरवारे 44 से 144 होता है। अब सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ 16 9 25 और यहाँ पर 9 6 1 यानी कि 169 आता है। 169 का स्क्वायर रूट जो होता है आपका 13 होता है। तो इसमें 13 हम देख रहे हैं कहाँ पर है, सी में है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दो प्लेन दिया गया है। ये एक प्लेन आपका है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4 है, और दूसरा प्लेन जो है आपका 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12 दिया गया है।
तो ये दोनों प्लेन जो है ना पैरेलल प्लेन है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्लेन पैरेलल है, तभी हम इसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पैरेलल कहने का मतलब कि देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 कीजिए तो हमेशा आपको बराबर में आएगा। 3/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, 4/8 यानी 1/2। तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, यह 2x, यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो 2x + 3y + 4z इक्वल टू हम लोग 12 लिख सकते हैं, और ये 2 यहाँ से कट के इसमें आ गया तो इक्वल टू 6 हो गया आपका। अब दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस जो होता है d1 - d2 बाय √2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होता है। अब d1 एक को d1 मान लीजिए, एक को d2 मान लीजिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 - 6 बाय √, यह जो है आपका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका -2 मॉड में रहा और इसका जो वैल्यू हो जाएगा √29, मॉड हट गया तो ये आपका सिर्फ 2/29 √29 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है हमको डी में देखने को मिलता है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में देखिए दो इक्वेशन दिया, प्लेन का इक्वेशन है 2x - y + 4z = 5 है, और यहाँ पर 5x - 2.5y + 10z = आपका 6 है। पूछ रहा है क्या कि ये परपेंडिकुलर हैं कि पैरेलल हैं कि y अक्ष पर प्रतिच्छेद करती हैं या बिंदु से गुजरती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमको दिख रहा है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हम कैसे पता लगाते हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि y का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट z का कोफिशिएंट। यहाँ पर देख के ही लग रहा है कि अगर 2/5 और यहाँ पर जो है -1/- 2.5 कर दें और यहाँ 4/10 कर दें तो ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाते हैं। देख लीजिए माइनस माइनस कट गया, 2.5 है, यहाँ पर पॉइंट हटा दिए तो 0 हम डाल देंगे। तो यहाँ पर 2 बार में यह 5 बार में, अब 5 2 × 10, 5 5 × 25, 2/5 यह भी आता है, 2/5 यह भी, 2/5 यह भी। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल में हम लोग सही टिक लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में देखिए x और z तल का समीकरण, ये तो आपको पता ही होगा। x और z तल का समीकरण जो होता है वो z = 0 होता है, क्योंकि इस तल पर जितने भी पॉइंट होंगे उसमें z कोऑर्डिनेट जो होगा वह 0 हो जाएगा। अब देखिए यदि दो तल ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है तो लेम्डा का मान क्या होगा, तो परपेंडिकुलर है तो इसका जो x इसका जो डायरेक्शन रेशियो है आपका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 2 - 4 3, यहाँ पर 2 - 4 और 3, ये 2 - 4 3 हम कहाँ से ले रहे हैं आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 2 है y का कोफिशिएंट, यहाँ पर z का कोफिशिएंट लेम्डा है। इस दोनों का प्रोडक्ट जो है 2 × 1 यानी कि 2 × 1 2 हो गया, -4 × 2 -8 हो गया, और 3 × लेम्डा जो है इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो 3 लेम्डा = ये आपका 6 हो जाएगा, चूँकि -8 + 2 -6 हुआ, अब -6 राइट साइड में गया तो +6 हो गया। तो लेम्डा का वैल्यू हमको 6/3 निकल गया, जिसको हम लोग 2 लिखेंगे। तो 2 हम देख लेते हैं कहाँ है, तो 2 हमारा बी में देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में हम क्या देख रहे हैं कि ये एक लाइन का इक्वेशन दिया है और यह भी लाइन का इक्वेशन दिया है। कहा कि ये दोनों जो है समांतर है यानी कि पैरेलल है। तो पैरेलल तभी होगा जब इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है ए बी और सी, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है 4 2 और 3, ये दोनों जो है ये सभी जो है आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए।
तो अब इस तरह का ऑप्शन हम देखते हैं a/4, b/2, c/3, ये हमको कहाँ मिल रहा है, सी में मिल रहा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है कि ये आपका देखिए ये प्रॉब्लम जो है आपका दे दिया है एरिया बाय इंटीग्रेशन का। तो देखिए इसको बना ही लेते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस के साथ जो है y इक्वल टू साइन एक्स का जो है आपको एरिया निकालना है। तो साइन एक्स का जो एरिया आपको निकालना है 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, और यहाँ जो होता है पाई/2 होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इधर का एरिया और इधर का एरिया दोनों एरिया बराबर है। अब इसका एरिया निकालने के लिए साइन एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई/2 तक करते हैं, 0 से लेकर पाई/2 तक। अब फिर इतना और इतना 2 से हम गुना कर देते हैं इसको, तो 2 इंटू साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है आपका कॉस एक्स होता है जो कि माइनस में होता है, और यह 0 से लेकर आपका पाई/2 तक हो गया। अब 2 इंटू माइनस कॉस, ये 0 हो जाएगा आपका माइनस, और प्लस ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2 आपका निकल जाएगा। 0 रखेंगे तो +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 इसका स्क्वायर यूनिट एरिया हो जाएगा। 2 स्क्वायर यूनिट हमको कहाँ पे मिल रहा है देखने को, ये हमको देखने को मिल रहा है बी में, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें आंसर दिया गया है आपका सी को करेक्ट कहा है, तो मेरे हिसाब से यह सी नहीं होना चाहिए, ये 2 ही होना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि किसी तल पी क्यू की दिक् को ज्याएं, मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो है एल, एम और एन दिया गया है। तो सरल रेखा OP की दिक् को ज्या क्या होगी, तो कहने का मतलब अगर यह PQ का दिया गया है डायरेक्शन कोसाइन, तो QP का डायरेक्शन कोसाइन यानी उल्टा कर दिए तो -m और -n हो जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हमको ये चीज़ कहाँ मिल रहा है, ये C में मिल रहा है, तो C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ डायरेक्शन रेशियो 40 में दिया गया है आपका, 40 में डायरेक्शन रेशियो दिया गया है 2, -1 और -2 दिया गया है। इसका आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो इसको जो है सभी को हम लोग 2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इसका वैल्यू निकाल के देख लीजिए, √9 आएगा जिसका वैल्यू 3 हो जाएगा। सबको 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो यही आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 40 में डायरेक्शन कोसाइन में यहाँ पर हम कहाँ देख रहे हैं, ए में देख रहे हैं सही आंसर, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 41 में पूछता है कि YZ तल का समीकरण, तो YZ का समीकरण जो है, इक्वेशन जो है x = 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में हमारा क्या दिया गया है, ये जो प्लेन है के समांतर समतल का समीकरण। तो कोई भी प्लेन आपका दिया रहे 5x - 6y + 7z - 8 दिया रहे, तो इसमें ये तीनों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ परिवर्तन होगा। यहाँ पर k लिख दीजिए, कोई दूसरा कांस्टेंट ला दीजिए, तो वह दूसरा आपका एक प्लेन मिल जाएगा जिसका समीकरण जो है आपका इस फॉर्म में होगा। यहाँ k के जगह पर कुछ भी रखा जा सकता है, कोई नंबर भी आ सकता है। तो यहाँ संजोग से आप देखिए कि यह 3 पार्ट शुरू का मिलना चाहिए। यहाँ देखिए a में हमको शुरू का तीनों मिल रहा है और बाद में +5 है, तो k के जगह पर 5 डाल दिया गया तो चलेगा। तो यहाँ पर 5x - 6y + 7z + 5 = 0 लिख दें। हो सकता है 5 के जगह पे 6 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी कोई भी नंबर आ जाए, तो ये सभी जो है आपस में क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर जो है ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 43 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तल ZX तल के समांतर है। तो ZX तल के समांतर जो होता है, ZX जब है तो Y होगा।
वाई इक्वल टू के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका इस तल के समांतर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ रहे होंगे। अब एक्स अक्ष की दिक् को ज्यों का योग, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं या डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं 1 0 0 होता है। अब इसका सम आपको मांग रहा है तो ये 1 ही हो जाएगा आपका। तो 1 हमको ऑप्शन ए में मिलता है देखने को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 का बाद 44 आता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा। इसको हमने शुरू के ही वीडियो में बताया था। कॉस थीटा इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पर C में देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं ना, L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, जो कि C में देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए बहुत इजी सा प्रॉब्लम आ गया है आपका। ज्यों ज्यों अंतिम जा रहे हैं हम लोग, इजी प्रॉब्लम आते जा रहा है। यहाँ पर आपको इसके बीच की दूरी निकालना है। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, -4 इंटू -1 -1, तो ये आपका -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर -3 इंटू -1, तो ये आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 7 -5 होने से +12 का स्क्वायर हो जाता है। 9 + 16 + 144, 9 16 9 25 होता है। 25 को इसमें ऐड कर दीजिए तो 169 हो जाएगा। तो 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। तो 13 हमको मिलता है बी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 हम देख रहे हैं क्या, कि एक स्ट्रेट लाइन एक्स वाई और जेड एक्सिस के धन दिशा के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो इसमें यह कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, जिसको एल एम और एन कहते हैं, इसका जो स्क्वायर होता है और प्लस करने पर यह 1 के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिलता है, ये डी में मिलता है देखने को लिए। अब 46 नंबर में हमारा दिया गया है कि अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में जो है किसी भी तल का इक्वेशन, जैसे यहाँ पर एक तल ए इंटरसेप्ट बनाता है, इधर बी इंटरसेप्ट बनाता है, इधर सी इंटरसेप्ट बनाता है, तो इससे गुजरने वाली तल का समीकरण क्या होगा। तो हम लोग x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो ढूंढ लेते हैं x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1 हमारा यहाँ पर है, बी में है। अब देखा जाए, ये तो बहुत हल्का प्रॉब्लम दे दिया गया है। 49 में आपको कह दिया कि ये 0 0 0 से मूल बिंदु यानी ओरिजिन से जो है -3 -4 और -5 के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस फार्मूला भैया हम लगा देते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया आपका। और यहाँ पर जो है 3 तिया 9 4 चौके 16 5 25, तो रूट 50 हो गया आपका। रूट 50 को 5√2 लिख सकते हैं हम लोग। तो 5√2 जो है हमको बी में देखने को मिलता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 3/√77 और यह -2/√77 और उसके बाद यहाँ x दिया गया है, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर √77 जो है आपका क्या है, यही 3 का स्क्वायर है और -2 का स्क्वायर है, और यहाँ पर आपका मान लीजिए कि x का ही स्क्वायर है। तो इससे हमको 3 3 जा 9 2 2 जा 4 प्लस x का स्क्वायर, और ये 77, दोनों तरफ से रूट हटा दिए हम।
अब इसके बाद जो है 9 + 4 13 होता है और ये 77 और यहाँ 13 आके माइनस हो जाएगा इधर से, तो ये हमको मिलता है 64। तो 64 यानी कि x का स्क्वायर, x = 64 का वर्गमूल यानी कि 8। या तो +8 होगा या तो -8 हो जाएगा। तो इसीलिए x का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पर यह -8/√77 भी हो सकता है और +8/√77 भी हो सकता है। तो अब देख लेते हैं हमारा क्या है। तो यहाँ पर ये b में हमको 8/√77 मिलता है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने 3D के सारे प्रॉब्लम को आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप लोगों को इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आए और मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।